तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय सेल्फ ब्रजेश सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है कि आपको जबरदस्त जो है कि आज हम पढ़ाने वाले हैं। पहले नियम को, पहले रूल्स को हम समझेंगे। जानते ही कि बिना रूल्स का जो है कोई भी आसान चीज होता नहीं है और समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो आज हम जो है कि आपको 9 और 10th ये दोनों क्लास के लिए जो है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये रूल है और ये नियम है, ये सूत्र है, फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा। शायद जो है कि ये पूरे रूल जो है ये और नियम जो है शायद आपको क्लास में चाहे ट्यूशन में भी अधिकतर नहीं बताया गया होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रूल याद करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आने वाले प्रश्न भी आपके लिए आसान हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब आप मैथ सॉल्व करते हैं, गणित जब हल करते हैं, तो उस समय ये जो है कि सूत्र जो है कि ये नियम बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम संख्या पद्धति है, ठीक है। तो आइए ज्यादा देर करते हुए अब स्टार्ट करते हैं और इसको याद रखिएगा। नोट्स जो है कि आप अच्छी तरह से नोट्स जो है कि बना लीजिएगा, जिसमें पढ़ने के समय जो है आपको वो चीजें याद रहे और आप आसानी से कर पाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को वननेस लर्निंग क्लासेस के नाम से आप जब जाएंगे तो वहां पर यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। संख्या पद्धति क्लास 9 और 10वीं का ये इंपॉर्टेंट है, 9वीं 10वीं के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत होता है। यहाँ पर 9वीं का जो दिया है और 10वीं का यहाँ पर दोनों सूत्र का, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है आपका, आइए देखते हैं। तो यहां पर संख्या पद्धति है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर जो है कि संख्या पद्धति जो दिया है, ये संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं हम? नंबर सिस्टम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंबर सिस्टम ये जो है क्लास हम बता दे रहे हैं, ये आपकी क्लास, ठीक है ना, ये क्लास 9वीं के लिए और 10वीं के लिए, ये 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और 9th 10th के ही लिए नहीं है, 9th 10th के लिए नहीं, ये अन्य क्लास के लिए भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अन्य कक्षाओं के लिए भी ये याद रखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भूलिएगा नहीं, इसको आप तैयार कर सकते हैं। अन्य क्लास के बच्चे आप इसको तैयार कर सकते हैं। 8वीं 7वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वीं 7वीं 6वीं मतलब हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्लास 9 और 10th के लिए जो मेरे प्यारे बच्चों, पहले शुरुआत करें परिभाषा से, शुरुआत करके परिभाषा वो क्या है, परिभाषा से देखते हैं। तो पहली तो आपको प्राकृतिक संख्या देखना है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या मेरे प्यारे बच्चों जब नाम आता है तो आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती की सारी संख्याएं जो होती है, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और वो छोटा सा एकदम शॉर्ट आंसर है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो गिनती की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या तो हम इसको नेचुरल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि जिसको वस्तुओं को गिनने के लिए, गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, बस उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। वस्तुओं को गिनने के लिए जिसका प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम ऐसे बोले हैं कि जिन संख्याओं की गिनती हम करते हैं उसे भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डैश डैश करके ये 9 तक संख्या, मतलब 9 तक संख्या लगभग जो है कि 9 तक संख्याओं से सारी संख्याओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये अच्छी तरह से प्राकृतिक संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप ये भी ले सकते हैं कि गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर हमारा क्या है? दूसरा है पूर्ण वर्ग, ठीक है। पूर्ण संख्या होती है, सॉरी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। होल का मतलब होता है पूरा। ये होल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे होल का मतलब होता है पूरा। भाई देखिए, पूरा का मतलब क्या होता है? जैसे किसी का नाम यदि हो, किसी का नाम यदि है और उसकी टाइटल नहीं लगाया जाए, उसकी जाति का नाम नहीं लगाया तो पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसकी जाति जब लगा जाए तो पूरा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1 से लेकर 9 तक संख्या थी, 1 से लेकर 9 तक संख्या है, बट कह रहा है कि इस प्राकृतिक संख्या में 0 मिला देते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 मिला तो पूर्ण संख्या हो जाती है। बस वही करना है कि प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को मिला देने पर पूर्ण संख्या बनता है। ये भी आप परिभाषा दे सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 को मिलाने पर वो पूर्ण संख्या बनता है। यहाँ पर दे सकते हैं, देखिए प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है बस उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो करना क्या है? बस आप सिंपल जो है यहाँ पर क्या करेंगे? 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, डैश 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 करके,
9 तक संख्याएं लिख दिए, बस आपके पूर्ण संख्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है कि याद रखिएगा, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि 9th 10th में बहुत सारा देखा गया कि ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आते हैं घुमा घुमा कर, तो आपको तैयारी रहेगी तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। चलिए, ये तो कम आपको जो है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिए पेज को हम चलते हैं, अगला पेज लेकर। अगला देखिए क्या इसमें दिया है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। अब क्या हम पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, अब इसको ध्यान में देते हैं। पूर्णांक संख्या इसमें देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो यहां पर जो है कि हम पढ़ेंगे क्या, पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। ये देखिए, ये पूर्णांक संख्या क्या होती है, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर्स जिसको बोलते हैं। तो इंटीजर्स यहाँ पर दिया है, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक, शून्य एवं ऋणात्मक और प्राकृतिक संख्या, देखिए 3 की बात क्या है, प्राकृतिक संख्या, शून्य और ये ऋणात्मक, 3 संख्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या, शून्य एवं ऋणात्मक, ये तीनों संख्याएं जब एक साथ होती है या एक साथ उसको मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है, मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है, बस उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। या तो एकदम सबसे सुपर छोटा सा आंसर है इसका, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और जीरो, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और जीरो जब संख्या एक दूसरे से मिलती है तो ये भी संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ये भी आप जो है डेफिनेशन परिभाषा लिख सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर जो है कि ये 3 है, हम -9 से ले लेते हैं, 9, फिर 8 7 5 6 4 3 2 1, फिर यहाँ पर लेकर ये लगभग 9 तक, ठीक है ना। मतलब ये -9 से लेकर और +9 तक हम संख्या इसे लिखेंगे कि इन्हीं से सारे संख्याओं का निर्माण होता है, चाहे वो करोड़ों में है, अरबों में, मिलियन में, खरबों में, चाहे किस में भी हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी से तैयार होता है, ठीक है। तो ये लगभग आपको क्लियर हो गया होगा ये डेफिनेशन। सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और जीरो संख्याओं को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है तो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट सम संख्याएं क्या होती है। तो ये लगभग मेरे प्यारे बच्चों हमको लग रहा है कि ये सम संख्या विषम संख्या जो है कि ये आप जो है कि छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप जानते हैं, फिर भी एक बार आपको जो है कि ये रिवाइज करा दिया जा रहा है। तो सम संख्या क्या होती है, यहाँ पर देख लीजिए, इवन नंबर बोलते हैं इसको, इवन नंबर, इसको क्या नाम बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उसी को हम सम संख्या कहते हैं। देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्ण रूप से। अब पूर्णतः का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, कुछ शेष न बचे, कुछ शेष न बचे, बस वही संख्या पूर्ण संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। ये देखिए आपका ये डेफिनेशन। इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब उसके पहाड़ी में आ जाए, उससे भाग दे तो कट के 0 हो जाए, वह सम संख्या कहलाती है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या तो ऐसे ही बता सकते हैं, विषम संख्या तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, 2 से विभाजित नहीं होती है। जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, जिसको ओड नंबर हम कहते हैं अंग्रेजी में हम इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, वो विषम संख्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये नोट्स आप जो है कि तैयार कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होगा। और अभी नहीं, आने वाले एसएससी जीडी जितने होते, लेखपाल एसएससी, फिर ग्रुप डी 3D के जितने भी, ग्रुप डी से संबंधित जितने भी रेलवे में आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आता ही आता है, ठीक। उसकी भी तैयारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर जैसे 1 3 5 7 11 17 29 39, ठीक है ना, 11 17 29 39, जो 2 से ये नहीं करता, इसमें भाग नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अब इसके आगे हम देख लेते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारा अभाज्य संख्या है। आइए अभाज्य संख्या देखते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है कि इंपॉर्टेंट इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है, आने वाले समय में मेरे प्यारे बच्चों इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, क्योंकि जानते हैं हम अलग क्लासों में जाते हैं तो क्लास में इसका बहुत ज्यादा से ज्यादा जो यूज है, बहुत से ज्यादा प्रयोग है, ये याद रखिएगा। क्योंकि एसएससी जीडी में हम लोगों ने देखा है, आप भी देखेंगे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। इसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का टाइप में आ जाता है। अभाज्य संख्या लिख के उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, इतना घुमा के देगा कि फिर ये टेंशन हो जाता है भाई कहाँ से आ गया, बट होता तो इसी में से है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या में क्या होती है, देखिए इसको पढ़ेंगे प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में मेरे प्यारे बच्चों इसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या होती है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं
और एक के अलावा, अपने आप और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती है, विभाज्य नहीं होती है। याद रखिएगा, स्वयं अपने आप से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये संख्या क्या होगी, यदि विभाजित भी करते हैं तो जैसे 2 है तो ये 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित, 2 कम 2, या तो ये जो है कि 2 जो है 1 से विभाजित होगी, ठीक है ना, 1 दूनी 2, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। तो ये संख्याएं जो अपने से और 1 से विभाजित होगी, बस यह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। चाहे 17 भी आप ले सकते हैं, 17 को भी 17 से ही विभाजित कर सकते हैं, 17 को 17 से विभाजित कर 17 है कम 17 हो जाएगा, या 17 में जो है कि 17 से विभाजित करेंगे तभी ये जाके पूर्ण रूप से एक बार में कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो संख्याएं कहलाती है कि जो स्वयं और एक के पहाड़े में आता हो। ठीक है, अब आगे चल देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, कह रहा है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या, इसको अभाज्य और भाज्य में गिनती नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा वो कौन सी संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य है, मतलब कह रहे कि जो भाज्य न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, वे संख्या है जो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। तो यहाँ पे एक होगा। आगे की तरफ पॉइंट में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याओं को समझते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे वे संख्याएं जो स्वयं, याद रखिएगा, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जो एक के अलावा अन्य से भी क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ठीक ना, अब उसमें क्या था, विभाजित नहीं होती, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होगी और ये उसके अलावा विभाजित हो जाती है, वो भाज्य संख्या कहती है। जैसे हम इसको देखेंगे, 6 है, 8 है, 9 है। अब देखिए 6 है तो 6 को विभाजित करेंगे 2 से, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 तिहाई 6 होगा। इतना ही नहीं, यदि 6 को विभाजित करते हैं 3 से, 3 से भी कट जा रहा है 2 बार में। यदि 6 को विभाजित करते हैं 6 से, 6 भी कट जा रहा है। मतलब इसके देखिए विभाज्य संख्या कितना हो गई, मान लीजिए 2 से भी कट जा रहा है, हाँ, और यहाँ पर 3 से भी कट जा रहा है और 6 से भी कट जा रहा है, ये कई संख्याओं से कट जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपका भाज्य संख्या भी क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, आगे की तरफ लिखते हैं, देखते हैं इसको। अब आगे आने वाले पॉइंट को हम ध्यान देंगे कि अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर। ठीक है, अगला जैसे यहाँ पर आपको ये उदाहरण दे दिया है 4, 6, 8, 9, 10। अब हम पढ़ेंगे स अभाज्य संख्या है। क्या पढ़ेंगे? असह अभाज्य संख्या। अभी तो हमने जो है कि अभाज्य संख्या पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे असह, कर रहा है कि असह भाज्य संख्या है। असह भाज्य संख्या ये, ठीक है, जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। इस संख्याओं को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो कह रहा है को प्राइम नंबर कि जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में अवेलेबल, दोनों में उपस्थित। ठीक है ना, जैसे कह रहा है कि दोनों जगह पर, मतलब मान लीजिए कि एक जगह है, जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल का कोई प्रोग्राम है, गांव का प्रोग्राम है, ठीक है ना, तो कोई एक लड़का है मोहन, जो दोनों में उपस्थित न हो, कहीं एक ही जगह रहेगा, ठीक है ना, तो कोई एक जगह। तो ही कह रहा है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ न हो, उसमें दोनों में से उभयनिष्ठ न हो। ठीक है ना, कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कह रहा है कि न तो वो स्कूल वाले प्रोग्राम में हो, न तो गांव वाले प्रोग्राम में हो, वो किसी प्रोग्राम में नहीं है। ठीक है ना, अथवा जिसका मौसम को कर रहा है, जिसका मौसम मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसका मौसम को एक हो, उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उसका गुणनखंड कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, समझ, उसका गुणनखंड कुछ भी नहीं होना चाहिए, और जो 1 से विभाजित होगा वो मौसम होगा। ये कह रहा है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, बस मौसम पर उसका 1 होता है। जैसे हम देखिए 4, 9 है, 12, 25 है, 8, 9, 12 है, तीनों का आप निकाल सकते हैं। जैसे 4, 9 का लेते हैं तो 1, 4 का लेंगे, हाँ, तो 1 गुणे हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम 9 का लेते हैं तो 9 का भी देख लेते हैं, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, सब अलग अलग है, 2 भी अलग है, यहाँ पर देखिए 2 भी अलग है, 2 अलग है, 3 है 3, लेकिन केवल 1 यहाँ पर हो रहा है, जो उसको मौसम बोला जा रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि जिसका केवल 1 गुणनखंड होता है उसे हम मौसम कहते हैं। ठीक है, जिसका 1 गुणनखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से असह अभाज्य संख्या का आप जो है कि यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा।
क्योंकि इसमें कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई गुणनखंड न हो। ठीक है, एक जो होता है वो मौसा होता है। अब ये जो गुणनखंड एक है वो मौसा है। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्या, युग्म का मतलब जोड़ा होगा, युग्म अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें एक जोड़े की बात होगी। तो जैसे ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, याद रखिएगा, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है जिनके बीच का अंतर कितना होगा, 2 होगा। जिनके बीच का अंतर 2 होता है, संख्याओं के बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए हम निकालते हैं, 13 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 17 और 19 ले लें, 17 यदि 19 ले लेते हैं तो इसका भी देख लें, ये भी युग्म है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 19 में से 17 को यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जब इनको हम घटाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उनके बीच का अंतर 2 होता है। तो वही जो है कि अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उसे हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, लेकिन वो अक्सर जो है कि आपको ध्यान रखिएगा विषम ही पोजीशन में रहेगा, विषम ही पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर जो है कि परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये परिमेय संख्या, बहुत पहले से लगभग 7वीं 8वीं में ही जो है कि आपको परिमेय संख्या के बारे में जानकारी दी जा रही है और ये होता है। तो परिमेय संख्या 9th 10th में भी है, ठीक है ना, 9वीं और 10वीं में भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो कह रहा है कि वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में मिलता है या प्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, लिखा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा जहां पे P जो है हमारा क्या होता है, ऊपर का अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर का अंश बोला जाता है। और नीचे वाला क्या होता है, ये नीचे का हर होता है, ठीक ना, नीचे का हर होता है, ऊपर का अंश नीचे का हर। लेकिन याद रखिएगा जहां P और Q, लेकिन कह रहा है जहां पर Q का मान जो है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। याद रखिएगा Q का मान 0 हो जाएगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अनंत के हिसाब में चला जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में भाग हम देंगे यदि तो 0 कर देता है, वो शून्य का भाग देंगे तो जो शून्य कर देता है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, याद रखिएगा वो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना, ये 4/5 है, ठीक ना, और 6 ये जो है कि आपका 5 है। तो इस तरह संख्याएं जो है बहुत सारी संख्या हो जाएगी, 2/3 है, ठीक है ना, 7 जो है 5 है। तो इस तरह से बहुत सारी संख्या मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो संख्याएं व्यक्त की जाती हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट्स कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला हमारा क्या है इंपॉर्टेंस। जैसे यहाँ पर हम देख लीजिए, यहाँ पर परिमेय संख्या का उदाहरण भी हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या 3/5 है, 5/6 है, 1.77। याद रखिए 1.77। अब इसके बाद 0, 2.3 पर बार और एक संख्या और यहाँ पर होती है, जैसे हम बता देते हैं यहाँ पर देखा जाए तो एक और जो है कि आपका परिमेय संख्या का जो बता दे रहा हूँ कि मतलब जिसपे बार होता है ना, जिसपे बार लास्ट में, ये जो है कि ये सारी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। जो है कि 1.77 आ जाए लेकिन फिनिश हो जाए, और फिर इसके बाद जो 2.3 पर बार आ जाए वो फिनिश हो जाए, मतलब भाग देने पर कट जाते हैं, तो परिमेय संख्या कहलाती है। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आगे की तरफ देख लेते हैं इसको। अगला उदाहरण जो हम पढ़ते हैं, ये अगला डेफिनेशन पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अगला जो है कि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, बस क्या डेफिनेशन का थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। क्या कर रहा है, P/Q के रूप में हम नहीं लिखते हैं, इसके रूप में नहीं लिखेंगे। ये लिखा गया भरसक ठीक है, लेकिन इसके रूप में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। उसी को जहाँ P और Q पूर्णांक होगा, Q का मान 0 यहाँ पे भी नहीं होगा। Q का मान 0 कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, 0 बना देता है ना, ठीक है ना। किसी संख्या में यदि हम संख्या को क्या करते हैं, यदि 0 से भाग देंगे, जैसे मान लें कि हम 0 से किसी संख्या में भाग देना है तो 0 1 0, 0 5 0, मतलब वो पोजिशन वो स्थिति हो जाती है। तो परिमेय संख्या वो भी जो है कि 0 उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगा, तो परिमेय और अपरिमेय गिनती नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कर्ण में 2 है, कर्ण में 15 है, कर्ण में 2 है, 5/1/3 है, ठीक है ना। और पाई भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पाई भी हमारे क्या है, पाई भी हमारी जो संख्या होती है तो वो भी पाई हमारी संख्या अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। मीन्स पाई यदि किसी का साथ भी आ गया ना तो पाई जो क्या कर देगा, उसको अपरिमेय संख्या ही कहेंगे, क्योंकि वो अपरिमेय बना ही देगी, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि 1.33 और 3 ऐसे बार बार अनंत
ये लास्ट में डॉट डॉट करके आएगा ना, डॉट डॉट करके ऐसे डॉट डॉट करके आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी समझ जाइएगा कि वो भी जो है कि हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या याद रखिएगा कि ये जो अंडर रूट में है, ठीक है ना, तो पूर्ण वर्ग रहेगा तो नहीं रहेगा, ये आपको हल सॉल्यूशन करने के बाद ही पता चलता है। अपरिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं, ये p बटा q के रूप में नहीं रहेगा, ठीक है। अब आइए हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या बहुत जबरदस्त है। रियल नंबर मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर है। रियल का मतलब सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं, सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। 4 6 करनी में 7 + 4 - 2, मतलब जितने भी माइनस में प्लस में है करनी में है, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, हमें वास्तविक संख्या कहलाती है, जिसको कहते हैं रियल नंबर, जिसको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। तो आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या जो होती है इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। तो कह रहा है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर, याद रखिएगा कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। याद रखिएगा कि जो ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल हम लेंगे ना, तो ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल लेते हैं वही संख्या हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये करनी में 2 है, ये भी देखिए आपको क्या है कि करनी में -5 है कि नहीं है। तो ये संख्या है जो हम करनी में दिखाते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, बस काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको पूरी तरह से डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो आगे की तरफ चलते हैं, हम आगे तरफ देखते हैं क्या अगला डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में समझते हैं। अब इसका पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम सेलेक्ट कर लेते पहले। यहाँ पर दिया हुआ कि वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है, वे दो अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है, ठीक है ना, अभाज्य जोड़ा कहलाती है। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य जोड़ा, ठीक है ना। उनके बीच क्या करा है, उनके बीच केवल एक सम संख्या होगी। जैसे 5 7 है, ठीक है ना, 5 7 है, तो 5 के बाद एक बीच में क्या आ जाता है, बीच वाली संख्या कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 है ना, कि 6 सम संख्या है कि नहीं है। 3 और 5 के बीच 4 आ जाएगी, तो 4 एक सम संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच जो एक संख्या आएगी वो सम संख्या होगी। अब 11 और 13 है, तो इसके बीच में संख्या क्या है, 12 है। तो वह कह रहा है कि जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है तो उसे अभाज्य जोड़ा कहते हैं। जिनके बीच संख्या एक सम संख्या होती है उसे अभाज्य जोड़ा कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण पूर्णांक परिमेय और वास्तविक संख्या होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण पूर्णांक और परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या होती है। आइए अगला पढ़ते हैं। यहाँ पर सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक परिमेय और वास्तविक संख्या होती है। ये याद रखिएगा, सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक संख्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय होंगे और इसके बाद वास्तविक संख्या होंगे। सभी पूर्णांक जो है कि परिमेय होगा और वास्तविक संख्या होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सभी जो पूर्णांक है ये परिमेय होगा, ठीक है ना, अपरिमेय संख्याएं होती है और इसके बाद वास्तविक संख्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद अभाज्य रूढ़ एवं यौगिक, अभाज्य रूढ़ और ये दोनों यौगिक जो होती है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये सम होगी और ये विषम भी होगी। जो अभाज्य रूढ़ संख्या होती है वो सम संख्या भी होती है और विषम संख्या होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सभी पूर्णांक कह दिया जाए तो सभी पूर्णांक परिमेय और अपरिमेय और वास्तविक संख्या होगी, सभी पूर्णांक परिमेय वास्तविक संख्या भी होगी, सभी पूर्ण संख्याएं जो पूर्णांक परिमेय और वास्तविक संख्या होगी। याद रखिएगा, सभी पूर्ण जो संख्याएं हैं ना, वो पूर्णांक भी होगा, परिमेय भी होगा, वास्तविक भी होगा। और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण पूर्णांक परिमेय और वास्तविक संख्या सभी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, ठीक है। तो अभाज्य रूढ़ हो गया हमारा, अभाज्य रूढ़ हो गया, तो हम इसके बाद अभाज्य रूढ़ के बाद हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे अगला मेरे पॉइंट बात है, देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे दिया है कि सभी पूर्णांक क्या होगा, ये परिमेय होगा, फिर इसके बाद जो है कि ये अपरिमेय होगा, ठीक है ना, और ये ऋणात्मक एवं धनात्मक, ये तीनों होंगे, चारों होंगे, ठीक है ना। सभी पूर्णांक क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ऋणात्मक होगा और धनात्मक होगा, ठीक है ना। ये मतलब
परिमेय का मतलब समझ आते हैं, ये कोई भी संख्या जैसे मान लिया 4 है, अब परिमेय का मतलब जो होता है कर्णी में 3 है, कर्णी में 5 है, कर्णी में 7 है, ऋणात्मक संख्या -3 जैसे मान लीजिए, धनात्मक संख्या +5 है। तो इस तरह से जो संख्या आ जाती है ना, तो वही संख्या कह रहा है कि ये सब संख्या परिमेय, अपरिमेय और ऋणात्मक धनात्मक सभी होता है। इसके बाद प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या में आप पढ़े हैं अभाज्य संख्या, जो इसके पहले पढ़े हैं, जो 2 से नहीं करती है, यौगिक संख्या जो 2 जोड़े में होते हैं, सम और विषम होते हैं। सम विषम का मतलब जो 2 से कट जाता है, जो नहीं कटता 2 से, वो विषम संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, याद रखिएगा। अभाज्य, यौगिक और सम विषम एवं पूर्ण संख्याएं हो, पूर्ण संख्या जो होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, ये याद रखिएगा, वो ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक में अभाज्य, यौगिक, सम एवं विषम एवं पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है अगला, भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है, मतलब भिन्न कोई भी संख्या है ना, भिन्न जैसे भिन्न का जोड़ घटना कर रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी, जोड़ने के बाद, घटने के बाद, गुणा के बाद, भाग के बाद, ठीक है ना। तो वही कर रहा है कि भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 2 के अतिरिक्त सभी रूढ़ संख्याएं रूढ़ विषम संख्या होती है। 2 के अलावा सभी जितनी संख्या होगी, जैसे 3 है, 5 है, 5 है, यहाँ पे 7 दिया है, फिर यहाँ पर 9 दिया है। तो इस तरह से करके मेरे प्यारे बच्चों ये सारी जो संख्या होती है 2 के अलावा ये सारी संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि 0 ऋणात्मक और धनात्मक नहीं है, 0 ऋणात्मक भी नहीं और धनात्मक भी नहीं, 0 के आगे ऋण धन नहीं लगाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे शून्य। शून्य कह रहा है कि शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर शून्य ही आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर शून्य ही आता है। जैसे हम 0 में a का भाग देंगे क्या हो जाएगा, तो वो क्या होगी, शून्य होगा, ठीक है ना, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अब समझते हैं अगला। ये देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर पॉइंट हम समझते हैं। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है कि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है, किसी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। यदि किसी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत आएगा, ठीक है ना, भागफल क्या आएगा, अनंत आएगा। जैसे मान लीजिए किसी संख्या में शून्य का हम भाग देंगे ना, किसी संख्या में शून्य का भाग, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि उसमें बताया गया था कि परिमेय संख्या जब हम p/q के रूप में दिखाते हैं, तो कहने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और 2 में हम 0 को भाग देंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, अनंत आता है। जब वो वैल्यू अनंत हो जाएगी तो न तो परिमेय होगी न तो अपरिमेय होगी। यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पर कर्णी में 2 लेते हैं, ठीक है ना, कर्णी में 2 से 0 को भाग देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, अनंत आएगी। अनंत का मतलब हो जाता है, इसीलिए कह रहा है कि जब अनंत होता है तो न तो परिमेय संख्या होती है न तो अपरिमेय संख्या है। ये इसी नियम से वहां कह रहा है कि Q का जो मान है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं रखना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब उसका, क्योंकि जब 0 रखेंगे तो उसका भाग क्या हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो अनंत आएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे 5, 2, 8, 3 में वास्तविक मान होता है, जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे 5, 2, 8, 3 में जैसे 2 दिया है, तो 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। उसका क्या कहते हैं, उसका स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान तो आप निकालना सीखे है ना। स्थानीय मान क्या, जैसे 2 का स्थानीय मान इसमें देख लेते हैं। इसमें 2 का स्थानीय मान कितना स्थान पर, 1, 2, 3 पर 2 यहाँ पहले सही है और इन दोनों के बदले 0 रख देंगे। इन दोनों के बदले क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इन दोनों के बदले 0 रख देते मेरे प्यारे बच्चों, तो वही आपका स्थानीय मान निकल के आता है। तो स्थानीय मान आप दूसरे, तीसरे, चौथे क्लास में आप पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें वो संख्याओं के बारे में आपको थोड़ा सा ये जानकारी दी जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपका देखिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम अगला रूल देखते हैं, क्या अगला रूल है, ठीक है ना, अगला नियम क्या है, अगला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए हम पढ़ेंगे 2 परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। 2 जो परिमेय संख्या होगी उनका जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है, ठीक है ना, यहाँ पे 3/2 है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि एक प्रकार से क्या है, ये भिन्न है, ठीक है ना, भिन्न को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब हर समान होता है तो हर को एक ही बार लिखा जाता है। जब हर समान होगा तो हर को एक ही बार लिखा जाएगा, और ये 1 और 3 प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें गुणा दें, भाग दें, चाहे जोड़ करें चाहे घटाना करें, तो जो आने वाली प्राप्त संख्या होगी वो परिमेय संख्या ही होगी,
उसके कहने का मतलब यही है। तो दो परिमेय संख्या का योगफल हो, गुणा हो, भाग हो, जोड़ घटाना, ये सब परिमेय संख्या। अगला पढ़ेंगे दो अपरिमेय संख्या का योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल। कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या होती है, ये निश्चित नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल जो क्या होती है, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है, ये कंडीशन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान लीजिए यहाँ पर हम 2/3 ले लेते हैं, ठीक है ना, 2/3 लेते हैं, इसमें गुणनफल हम कर देते हैं, इसका करने में 3 का, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 करने में 3 हो जाएगा, अब बटे 3 हो जाएगा, 2 करने में 3 बटे 3 हो जाएगा। देखिए अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या होगा। तो वही करा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और योगफल अपरिमेय संख्या होती है। ये जब सिद्ध करने के लिए भी आएगा ना, तो आप एकदम बिंदास बता सकते हैं कि भैया अपरिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध करने का कुछ तरीका होगा तो उसको सिद्ध करके देना होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम चलते मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक चीज याद रखें, आप एक पॉइंट दिया है, पाई एक अपरिमेय संख्या होगी, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई किसी के साथ हो जाएगी ना, पाई किसी के साथ उसकी बाई निकाल देगी, याद रखिएगा। पाई जब किसी के साथ हो, जब बाई निकालने का मतलब समझिए कि वो अपने जैसा बना देती है, वो अपरिमेय तो अपरिमेय बना देगी, ठीक है, चाहे वो परिमेय संख्या क्यों ना हो, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखिए, यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं में, दो परिमेय संख्याएं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है ना, अनंत परिमेय संख्या और जो है कि हो सकती है, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर 0.123 डैश डैश दे दे, अब यहाँ पर पूछने का 0.234, तब इनके बीच अनंत संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी अनंत संख्या हो जाएगी। जैसे 0.1231, 0.1232, ऐसे करते करते वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत भी हो सकती है, ठीक है, और नहीं भी हो सकती। यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्याओं को दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या तो असीमित होता है। परिमेय संख्याओं को दशमलव में यदि निरूपित करेंगे, दशमलव में व्यक्त करेंगे, तो वो सीमित मतलब होता है पर्याप्त, सीमित का मतलब होता है कुछ समय तक खत्म हो जाए, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, असीमित का मतलब जो खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो सीमित और असीमित आवर्ती होते हैं, ठीक है ना, असीमित आवर्ती, अनासवर्ती, ठीक है ना। तो ये जो है कि वही संख्या मतलब सीमित होता है, जो पूर्ण रूप से कट जाता है, जो पूर्ण रूप से कट जाएगा वो शांत हो जाएगा, और जो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा वो अशांत होता है। तो इस तरह से जो है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्याओं का जो है कि यहाँ पर जो है क्या है, वर्णन किया गया है। तो आइए इसके एग्जाम्पल को भी समझ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल को भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था, जैसे 3/4 को हम रखे हैं, 3/4 को रखने के बाद ये कट गया पूरी तरह से, तो जो कट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सीमित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम सीमित कहते हैं। सीमित का मतलब एक शांत दशमलव भी होता है, एक जो है कि शांत दशमलव जिसको बोलते हैं, दशमलव निरूपण होता है। तो शांत दशमलव का मतलब वो होता है जो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। और यहाँ पर एक संख्या लिया गया है 11/3 है, ये असीमित आवर्ती है, मतलब इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अशांत आवर्ती, ठीक है ना, अशांत आवर्ती, ठीक है ना। इस तरह से मतलब होता है अशांत, अशांत संख्या बोलते हैं या अशांत आवर्ती बोलते हैं, ये भी संख्या बोल सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये भी हो गया आपका क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है हमेशा अनंत अनावर्ती होता है, याद रखिएगा, अनंत और अनावर्ती होगा। जैसे कर्ण में 3 है, कर्ण में 2 है, ठीक है ना, कर्ण में 3 है तो 1.73 डैश डैश करके होता रहेगा, फिर कर्ण में 2 है तो 1.414 करके आगे संख्या उसकी आती रहेगी। तो कहने का मतलब जितने भी अपरिमेय संख्या होगा, यदि उसका दशमलव निरूपण करेंगे तो वो अनंत और अनावर्ती होगा। अनंत मतलब होता है अनंत है, उसका कोई सीमा नहीं रहेगी, वो भाग देते रहेंगे, आता रहेगा, भाग देते रहेंगे, आता रहेगा, एक समय आएगा कि आप खुद भाग जाएंगे समझ रहे हैं ना, एक समय आप खुद भाग जाएंगे। भाग जाएंगे का मतलब ये समझो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या है कि भाग देने के बाद कटेगा नहीं, ठीक है ना, ठीक है। आइए अगला हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। तो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग जो होता है, सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या हो गई, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग जो है सम संख्या हो गई। जैसे यहाँ पर 2 का वर्ग है, यहाँ पर तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा है प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। जैसे मान लें 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखिए विषम संख्या आया कि नहीं आया, ये सम संख्या आया कि नहीं आया। सम संख्या का मतलब वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम ही जाएगा और विषम संख्या का करेंगे तो विषम ही आएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह प्रथम n प्राकृतिक संख्या, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग जब निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है। आइए हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। इसको याद रखना जरूरी है, फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ये देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, SNE। यहाँ पे क्या है, SNE प्राकृतिक संख्या का योगफल है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। SNE n ब्रैकेट में n+1, ठीक है ना, अब बटे 2, ये संख्या हमारी, इसका प्राकृतिक संख्या प्राप्त करने का है, इसको याद रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं, तो कह रहा प्रथम n सम संख्या, यदि सम संख्या होगा तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, सम संख्या होगा तो अलग होगा। ये देखिए इवन नंबर के लिए है, ये विषम संख्या के लिए है, ये विषम संख्या के लिए है, सम संख्या के लिए है। SE मतलब होता है, तो यहाँ पर जो है कि ये n ब्रैकेट में n+1 होता है, याद रखिएगा। फॉर्मूला है, यदि किसी संख्या का जैसे मान n दे दिया है, अब इसका ज्ञात करने के लिए बोला तो इस तरह से आप रख के इसमें रख के इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है n विषम संख्याओं का योग जब निकालना है, n विषम संख्याओं का योग, तो ये सम है, विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n² होता है, ये फॉर्मूला होता है। यदि n विषम संख्याओं का योग 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि जो भी संख्या निकालेंगे, जैसे 10 से लेकर 100 तक के बीच के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 10 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, तो इस तरह से फॉर्मूला होता है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। यदि दशमलव संख्याएं 0.1 0.xy के रूप में दी जाती है, जैसे मान लीजिए 0. यहाँ पर दे दिया, 0.2 दे दिया, यहाँ पर 0.23 दे दिया, तो कह रहा है कि दी होती है, तो इन्हें परिमेय संख्या के रूप में निम्नवत रूप से बदलते हैं। इसे परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। जैसे 0.2 है तो परिमेय संख्या बदलना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 लिख देंगे, और 2 बटे कितने स्थान पे, दशमलव कितने संख्या पर, तो एक संख्या पे है, तो एक संख्या पर, तो एक पे 1 जीरो रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको बदलते हैं, तो इसको बदलते हैं तो क्या 23 डायरेक्ट लिख दीजिए, और 23 लिखने के बाद 1 नीचे रख दीजिए, और कितने अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो 2 जीरो रख दीजिए, बस हो गया। परिमेय संख्या में नहीं हो गया, बस इस तरह क्या करते हैं हम, उसको परिमेय संख्या में बदल देते हैं। कोई यदि संख्या इस तरह दिया रहेगा तो उसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। बहुत सारी परिमेय संख्या है, ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 0.1732 दिया है, तो क्या करेंगे इससे, ये पूरी संख्या लिख दीजिए, 1734 लिख दिए, 1734 लिख दिए। 3 4 लिखने के बाद नीचे 1 रखिए, 1 2 3 4, और 4 जीरो रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 4 जीरो। हो गया, नहीं हो गया, तो यहाँ पर 4 जीरो रख देंगे। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम देखिए, इसको देखिए परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे जो कि सुंदर इसका व्यवस्था यह था कि आपको क्या करना है, 1 रख के फिर उसको क्या करना है, उसके बाद 0 रख देना, उतनी गिनती करके आपका हो जाता है। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं, इसके नियमों को समझते हैं, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं, उसके नियमों को समझते हैं। ये देखिए ऐसे देखिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, x/10 है, एक स्थान पे, 2 स्थान पे रहेगा तो 2 जीरो, 3 स्थान पे रहेगा 3 जीरो, 4 स्थान पे रहेगा 4 जीरो। बस क्या करना है, उसके आगे जैसे जिस स्थान पे जितने स्थान पर संख्या रहेगी उसको क्या करना है, उसको जीरो बढ़ाते जाना है। कह रहा है लगभग जो है कि यहाँ पर दे रहा है कि 1 अंक है तो 10, 2 अंक है तो 100, 3 अंक है तो 1000, और 4 अंक है तो उसके हिसाब से फिर वो 4 जीरो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे यही दिया है कि 0. यहाँ पर हम देख लेते हैं, और यहाँ पर हमको देख रहे हैं इसका, हाँ, जैसे मान लीजिए 0.273 है, तो इसको क्या करेंगे हम, 273 पर लिख दीजिए। 3 अंक है, 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक में कितना देंगे, 1 पर डबल जीरो देंगे, 1 पर कितना करेंगे, 3 जीरो दे देंगे, बस हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इस तरह से व्यक्त करना बहुत आसान है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर कि यदि अशांत, जिसको बोलते हैं अनंत आवर्ती दशमलव संख्याएं 0.1 xy के रूप की है, जैसे इस तरह संख्या जैसे यहाँ पर दिया है, इस तरह की संख्याएं होती हैं, इन्हें परिमेय संख्या p/q के रूप में निम्नवत रूप में बदलते हैं, दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x पर बार दिया है, तो x पर बार हो तो डायरेक्ट आप x/9 लिख सकते हैं। ये 9वीं में सवाल है, याद रखिएगा। यदि 0.x पर बार है तो इसको x/99 लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं। कह रहा है कि दशमलव के बाद 1 अंक बार सिहत हो तो 9 का, 2 बार अंक दिया हो तो 99 होगा, 3 अंक दिया हो तो 3 9 होगा, 4 अंक दिया तो 4 9 होगा। ये बहुत जबरदस्त है, बहुत सुंदर है, ठीक है ना। आप इसको समझ सकते हैं। देखिए आगे की तरफ बताते हैं कैसे है, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको आपको प्रूव करने के लिए डायरेक्ट जैसे ऑब्जेक्टिव में दे दें, तो ऑब्जेक्टिव में दे दोगे तो डायरेक्ट क्या करना है, इसी नियम को फॉलो करना, रख देना, तुरंत आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए आगे देखते हैं, नियम उसको समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ये है नियम, आपका देख लीजिए, ये नियम है। यहाँ पर नियम को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे समझ जाए कि वो संख्या विषम हो, ठीक है ना, वो संख्या विषम है, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए, ले लेते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0.3 दिया है,
0.3 दिया है। 0.3 दिया तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो, बताया है ना कि क्या करना है कि इसमें जो है कि एक अंक पर है तो 3 डायरेक्ट लिख दीजिए। 3 लिखने के बाद एक बार 9 लिखना है। 3 लिखने के बाद एक बार 9 लिखना है। 2 रहेगा, 2 स्थान दशमलव पर रहेगा तो केवल 9 लिखना है, 2 बार 9 लिखना है। आप कटा दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह आपको कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या आपका लेना है तो ले सकते हैं, आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या मान लें यहाँ पे 0.23 है, हाँ बार दिया है, सिंपल क्या करेंगे 23 लिख दीजिए। 23 लिखने के बाद कितने बार अंक है, 2 बार है ना, दशमलव के बाद 2 ही अंक है ना, 2 अंक है तो क्या करेंगे 99 लिख देंगे। इसके बाद कोई 3 रहेगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 9 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 9 हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। तो ये आसान तरीका मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दिया कि यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या 0.xy 0.xyz के रूप में हो तो इन्हें परिमेय संख्या p बटा q के रूप में निम्नवत बदलते हैं। उसको बदलने के लिए एक नियम होता है, उसका आसान तरीका होता है। 0.xy दिया है मतलब संख्या एक नहीं हो, अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर संख्या 1 हो, यहाँ पर जैसे संख्या 1 थी ना, अब जो अलग रहेगा तो उसका नियम थोड़ा इसमें बदल जाएगा, ठीक है ना। अलग रहेगा तो उसका संख्या क्या हो जाता है, निम्न रूप से इसमें बदलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया 0.xy दिया रहा है ना, 0.xy दिया रहा है तो xy लिख के जो ये x संख्या है ना उसको क्या करेंगे घटा देंगे, x संख्या रहेगा तो उसको घटा देंगे। 0.xyz है तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, इसका जो x वाली संख्या है ये x वाली संख्या उसको घटा देंगे और फिर वो 990 हो जाएगा। जैसे इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर दिया है तो ये थोड़ा सा इस नियम में आ जाएगा, इसको इस नियम के अकॉर्डिंग हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये संख्याएं अलग अलग दिया हो तो ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लो 0.3 और 2 दिया है, 0.3 और 2 दिया है, उसके ऊपर बार की संख्या होती है, जैसे अलग अलग संख्या बार का होती है, ठीक है ना। उस पर जो है कि जैसे इस पे y पे ही बार दिया है, इस पे बार दिया है, y पे ही बार दिया है, और यहाँ पर yz पे बार दिया है, इस पे नहीं दिया, इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, याद रखिएगा। इस पे यदि मान लो इस पे बार दिया है केवल 2 पर, ठीक है ना, तो उसको कैसे हम बदलेंगे, तो सिंपल तरीका होता है, इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे 0 हटा देंगे, 0 हटा देना, यहाँ पर क्या लिखेंगे 32 लिखा जाएगा, यहाँ पर 32 लिखा जाएगा। 32 में से ये जो है कि 32 में से 3 जो संख्या हमारी है, जिस संख्या पर बार नहीं है तो उस संख्या को हम घटा देते हैं, यहाँ पर उस संख्या को घटा देते हैं। घटाने के बाद यदि मान लो 2 अंक है, घटाने के बाद यहाँ पर 2 अंक है तो 90 लिख देंगे, घटाने के बाद 2 अंक है तो 90 लिख देंगे। यदि 3 अंक है तो फिर 990, 3 अंक है तो 990, 4 अंक है तो 4 अंक है तो 3 बार 9 1 0 है ना, 9990, ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये घट जाएगा, 32 में से 3 निकल जाता है, 32 में से 3 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाता है, 29 बटे ये 90 हो जाता है। याद रखिएगा कि जब 2 संख्या दिया रहे और 2 संख्या पर किसी पे एक बार हो, किसी पर एक बार है, जैसे मान लें कि यहाँ पर दिया है तो ये जो है कि इस पे ही हम लोग को yz ही पे बार है, ठीक है ना, तीनों पर नहीं है, तीनों पर नहीं है। यदि तीनों पर रहेगा, जैसे हमारे 2 पर दिया है तो हम बाद में लिए थे तो इस पर जो है डायरेक्ट 23/99 लिख दिए। लेकिन मान लीजिए किसी एक पर बार 2 एक छोड़ दिया है, कोई जिसको छोड़ दिया तो वही संख्या घटा देनी है, वही संख्या घटा के आप हल कर देना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से लगभग आपका ये जो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। करें किसी भी पहाड़े का योग, करें किसी पहाड़े का योग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी देखिए बहुत अच्छा नियम है, ये जबरदस्त नियम है, कैसे आपको शायद मालूम भी नहीं होगा। किसी भी पहाड़े का जो योग होता है उस संख्या पहाड़े के 55 गुने के बराबर होती है। किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के 55 गुने के बराबर होते हैं। जैसे n का पहाड़ा मतलब लेते हैं, जैसे हम n का मतलब होता है 2 का पहाड़ा लेते हैं, 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े का योगफल जब निकालेंगे, 2 के पहाड़े का योगफल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पहाड़े का योगफल जैसे n के बराबर है तो 55 कोई भी संख्या रहेगी, जैसे 55 यहाँ रख देते हैं, 2 संख्या को पहाड़े को निकालेंगे तो 55 का 2 में गुणा कर दीजिए, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाता है। जैसे मान लीजिए संख्या लेते हैं, 2 का पहाड़ा लेते हैं तो 55 बार 110, ऐसे करके गुणा करके निकालते हैं। यदि 1 से लेकर n तक, मतलब 1 से लेकर जैसे 10 तक है, 20 तक है, 30 तक है, 40 तक पहाड़े का योगफल निकालना हुआ, सिंपल आपका फार्मूला क्या है, यहाँ पे 55 है, ब्रैकेट में n+1 करके 2 से भाग दे देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे 1 से लेकर 100 तक पहाड़े का योगफल निकालना है, ठीक है ना, 1 से लेकर 55, मतलब मान लीजिए कि 1 से लेकर 55 तक, 1 से लेकर 55 नहीं, हम 53 ले लेते हैं, 53 तक पहाड़े का योगफल निकालना है, ठीक है ना, 1 से लेकर 53 तक पहाड़े का योगफल निकालना। फार्मूला ये रखेंगे, 55 हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, और 55 रख के यहाँ पर क्या रखेंगे, 53 तक निकालना है ना, तो यहाँ पर 53 रखेंगे और 53 रख के अंदर भी 53 रखेंगे, ठीक है ना, इस फार्मूले पर n+1 कर देंगे और इसके बाद क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 आपका, ये 53 1 54 हो जाएगा, 53 1 54, सॉरी ये आपका जो होगा यहाँ पर 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा
आई 54 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से भाग दे दीजिए, बस आंसर आ जाता है। इनको दोनों गुणा करके इससे भाग दे देंगे, इसके बाद जो संख्या यहाँ पे आएगी इसका गुणा 55 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे गुणा कर सकते, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से गुणा करके यहाँ भाग दे दीजिए, 2 दूनी के 4, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 दूनी के 4, ये 2 सते 14, 27 हो गया। तो 55 गुणे यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, क्या बच गया, 55 बच गया, ठीक है ना। 53 बच गया और 27 कर देंगे, ऐसा गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये हो जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का अगला पॉइंट देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल जब निकालना रहेगा तो इस तरह से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश n का स्क्वायर। n का मतलब मान लीजिए प्राकृतिक संख्या जहां तक पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला n+1 और 2n+1 होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकालें। घन मतलब क्यों, 3 बार जिस पे घात होता है, 3 बार जितना घात होता है ना, तो इससे हम क्या कहते हैं, ये इसको घन का योगफल कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है n³ बराबर होता है n ब्रैकेट में n+1/2 का इस होल स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज थी, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो थी कि ये सारे जो है डेफिनेशन परिभाषा जो है कि बहुत मुश्किलों से जो है कि ये सारा चीज इंपॉर्टेंट मिलता है, ठीक है। आइए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखने का लास्ट जो है कि आपका ये लास्ट का यहाँ पर नंबर दिया है, यहाँ पे n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। n प्राकृतिक कोई भी संख्या होगी, n का मतलब कोई भी नंबर, n का मतलब नेचुरल नंबर होता, कोई भी नंबर हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 जो भी, लेकिन सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, सम संख्या। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है कि इस तरह से लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके सामने आपसे मिलेंगे, और ऐसे ही जो है कि नए नए जो है कि आपको इसके साथ सूत्र के साथ फॉर्मूला के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर ठीक है ना। तब तक फिर जो है कि आपको नए जो है कि सूत्र के साथ, नए नियमों के साथ जो है कि मैथ के चाहे पूरे जो है कि 1 से लेकर जो है कि आपका 9 तक, 10वीं तक, जो है 12वीं तक जो है सारे वीडियो हमारे चैनल पर जो है यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल पर आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या होता है आपको मिलेगा, ठीक है ना। सारे जो है हमारे जो है कि यूट्यूब चैनल मिलेगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वननेस लर्निंग क्लासेस पर जाकर उसे सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे तो आप उसको लिख के तैयार कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, फिर इसके बाद जय हिंद, जय भारत।